students. How are you? Welcome to your chemistry class. In this class, we are discussing our chapter solutions. Last lecture में हमने आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. आज का लेक्चर हम थ्योरी रखेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में सॉल्युबिलिटी के बारे में. सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं. सॉल्यूशंस आपने समझा है कि क्या चीज है. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा था कि आप चीनी पानी के शरबत को हमेशा ध्यान में रखेंगे. आपने घर में शरबत बनाया होगा. आप क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं. चीनी डालते हैं तो क्या होता है, चीनी डालने के बाद चम्मच से हिलाते हैं. थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चीनी गायब हो गया. चीनी कहाँ चला गया, तो चीनी पानी में डिसॉल्व हो गया, या यूँ कहें कि पानी के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चीनी जाकर के बैठ जाता है. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाता है. घुलने के दरमियान होता क्या है, आप उसमें थोड़ी और चीनी डालिएगा. आप देखिएगा कि सॉल्यूशन जो है वो फिर से प्रिपेयर हो गया. दैट मीन्स चीनी पूरा का पूरा पानी में घुल गया. मतलब अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है. थोड़ा और चीनी डालते हैं, थोड़ा और चीनी डालते हैं. अब एक ऐसा समय आएगा जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व होना बंद कर दे, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसके पहले तक की स्थिति कहलाएगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ना अब बात करते हैं सैचुरेशन पॉइंट की. सैचुरेशन पॉइंट पे क्या हुआ, आपने चीनी डाला, चम्मच से मिला, चीनी घुल नहीं रहा है. क्या वास्तव में चीनी घुल नहीं रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. आप चीनी को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. चीनी का मॉलिक्यूल जो है वो पानी में जा रहा है. पानी में मौजूद जो पहले से चीनी का मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड करके वापस चीनी बना दे रहा है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन, या आप इसको कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो हुआ क्या, एट सैचुरेशन पॉइंट चीनी डिसॉल्व भी हो रहा है. दैट मीन्स डिसॉल्यूशन का प्रोसेस भी हो रहा है, साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है. सैचुरेशन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम सेटअप होता है जहां डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों समान गति से होता है. अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की. सॉल्युबिलिटी क्या है, पानी में हमने जितनी मात्रा में चीनी को घुलाया, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर. तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट which can be dissolved in a particular amount of solvent at a given temperature. इसका मतलब क्या है कि किसी एक सब्सटेंस को हम लेते हैं, जैसे चीनी को हमने लिया, उसको हमने पानी में घुलाने का कोशिश किया. तो एक ग्लास चीनी में 3 या 4 चम्मच शुगर ही डिसॉल्व होगा. अगर आप उससे ज़्यादा शुगर डालेंगे तो शुगर डिसॉल्व नहीं होगा. क्या चीज़ पे डिपेंड किया ये सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है कि चीनी की मात्रा आपने कितनी ली और पानी का मात्रा आपने कितना लिया. अगर आप चीनी घटा देंगे पूरा चीनी डिसॉल्व हो जाएगा, बढ़ा देंगे चीनी बच जाएगा. ठीक ऐसे ही पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे घटा देंगे तो सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. का क्या मतलब, किसी खास टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी अलग होती है क्या? हाँ, आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. आप शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका लगभग 1 ग्लास पानी में अगर आप 4 चम्मच चीनी डालेंगे तो आपको सैचुरेटेड ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा. आप उसमें 1 चम्मच और चीनी डालिए, चीनी बचा हुआ रह जाएगा. घुलने की कोशिश करिएगा, नहीं घुलेगा. अपने सॉल्यूशन को हल्का सा गर्म कर दीजिए किचन में ले जाकर. आप देखेंगे कि जो चीनी था वो घुल गया. मीन्स कि जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर भी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, तो सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की वो मात्रा है जो सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए. दैट
is known as solubility of that particular substance. तो solubility कुछ बातों पर डिपेंड कर रही है। किन बातों पर डिपेंड करेगा भाई? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, इट डिपेंड्स ऑन, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सेकेंड वन इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड वन इज अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन प्रेशर। इन बातों की चर्चा हम पूरे चैप्टर में करेंगे। अब हमने अपना सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज ओनली लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड में हम एक बार गैस को डिसॉल्व करेंगे, एक बार लिक्विड डिसॉल्व करेंगे और सॉलिड डिसॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में क्या क्या अंतर आते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करके, कि सॉलिड को डिसॉल्व करने पर लिक्विड में अगर हम सॉलिड को डिसॉल्व करें तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल पानी में चीनी को डिसॉल्व करते हैं, क्या होगा देखा जाए। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लिखते हैं। That is solids in liquid. लिक्विड में सॉलिड को भूलना है। किन बातों पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कैसे? आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब आयनिक या पोलर सॉल्यूट आयनिक या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। कोवेलेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉर्मली ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब हुआ कि आयनिक और polar solutes dissolves in polar solvents. Example, NaCl, that means salt, that is an ionic compound, dissolves in water. Whereas non-polar solutes dissolves in organic solvents. Example, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सुना होगा, दैट इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या होता है आपको मालूम है? नेफ्थलीन इज योर फिनाइल की गोलियां जिसको आप अलमारी में रखते हैं, और गलती से नेफ्थलीन बॉल्स को हम लोग फिनाइल का गोली कहते हैं, दैट इज दगा नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दैट मीन्स बेंजीन में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट होंगे तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है, और एक पोलर सॉल्वेंट वाटर, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे, वाटर में लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो घुल जाते हैं।
जबकि नॉन पोलर या कोवलेंट सॉल्यूट्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेंगे। ये तो थी बात नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, खुद सोचिए। यस, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोल्यूशन का प्रोसेस फास्टर होता है। दैट मीन्स कि सब्सटेंस घुलने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे पास है, सब्सटेंसेस solubility of substances increases, some की जगह पे हम लिख सकते हैं most of substances increases with rise in temperature। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट, शुगर, केमिकली अगर हम लिखना चाहें तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि इनका जो डिसोल्यूशन है दैट इज इंडोथर्मिक। ये सब्सटेंस घुलने के लिए बाहर से एनर्जी गेन करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर इंडोथर्मिक, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। ओके, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस मिलेंगे आपको जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज करेगी, जैसे लिथियम सल्फेट या सीजियम सल्फेट। ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज करने के साथ डिक्रीज करती है। सम सब्सटेंसेस सच एज lithium sulfate and cesium sulfate decreases with rise in temperature. Whereas कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स हैं या कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इरेगुलर होती है। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, फिर अचानक से घटने लगा, फिर अचानक से बढ़ने लगा। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनका डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। Some substances such as sodium sulfate, calcium chloride shows irregular patterns। अब ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, इस वजह से क्योंकि इनका डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक होता है। जो दूसरे तरह के सब्सटेंस है जैसे लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ घटेगी क्योंकि इनका डिसोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरजी's प्रिंसिपल इनका डिसोल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ घटेगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, इनका जो डिसोल्यूशन है दैट शोज इरेगुलर पैटर्न क्योंकि इनका सॉलिड स्टेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको पता है सोडियम सल्फेट जो है वो डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होगा, सब्सटेंस चेंज करेगा और इनका डिसोल्यूशन पैटर्न भी चेंज करेगा।
ये बात थी टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की बात अगर हम करें सॉलिड्स इन लिक्विड्स के लिए, मतलब सॉलिड को घुलाया जा रहा है लिक्विड में, और हम बात करते हैं प्रेशर की। तो हमें ये पता है कि सॉलिड्स और लिक्विड जो होते हैं वो नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दैट मीन्स अगर आप उनमें प्रेशर लगाइएगा तो उनका जो साइज है या शेप है वो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स कि प्रेशर लगाने के बाद सॉल्युबिलिटी में बहुत का फर्क नहीं आने वाला है, बहुत का या यूं कह लीजिए कि फर्क नहीं आने वाला है। तो कह सकते हैं हम कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on dissolution of solids in liquids। तो ये थी बातें जब हम लिक्विड में सॉलिड को घोलते हैं। तो हमने देखा कि लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट मीन्स पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। ठीक इसी तरह से हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा। नॉर्मली इंडोथर्मिक रिएक्शन की डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी इन राइज ऑफ टेम्परेचर, दूसरी तरह का डिक्रीज करेगा। हमने देखा कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं के बराबर होता है सॉल्युबिलिटी पर अगर सॉलिड घुला हुआ हो लिक्विड में, तो दूसरी तरह का सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी गैस डिसॉल्व इन लिक्विड्स, जिसके बारे में चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।